चैप्टर 89 ओजस्वी कन्या रूप। जैसे तैसे सुबह होती है। सुबह के लगभग 5 बजे बज रहे थे और श्रेया माहिरा दोनों ही सो रहे थे। एक करवट बदलते हुए श्रेया की नजर ओजस्वी पर जाती है। ओजस्वी नहा धोकर आईने के सामने बैठेकर खुद को देखे जा रही थी। इस पर श्रेया तुरंत अपनी आंखें मलते हुए दोबारा से ओजस्वी को देखती है। लेकिन ये तो सच में ओजस्वी ही थी, लेकिन इतनी सुबह सुबह तैयार क्यों हो रही थी और इसमें इस तरह के ड्रेसेस क्यों पहन रखी थी। श्रेया उठाकर ओजस्वी को घूम घूम कर देखने लगती है और फिर बोलती है, यह क्या है और तुमने वेस्टर्न वेयर पहनी है, तुम्हें तो यह नहीं पसंद था, फिर अचानक से ये क्यों पहना तुमने, सब कुछ ठीक तो है ना, और सुबह सुबह इतना तैयार क्यों हुई हो, कहाँ जाने का इरादा है। ओजस्वी इस बात पर श्रेया की बातों को एकदम से इग्नोर करते हुए बोलती है, अगर अब तुम उठ ही गई हो तो बताओ कि मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। श्रेया इस बात पर थोड़ा सा हैरान होकर ओजस्वी को देखती है और फिर जवाब देती है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम कमाल की दिखती हो और इस कपड़े में तो एकदम जहर लग रही हो, लेकिन बताओ आखिर कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम भी यह कपड़े क्यों पहने हैं, तुम्हें तो ऐसे कपड़े कंफर्टेबल नहीं लगते थे ना, फिर अचानक से यह पहनने का कोई तो रीजन होगा ना। ओजस्वी इस बात पर बात को इधर उधर ना घुमाते हुए सीधे बोलती है, नहीं कुछ खास नहीं, बस मैं थोड़ा सा खुद को बदलना चाहती हूँ, तो क्या ठीक नहीं है। श्रेया को काफी हैरानी होती है कि ओजस्वी अचानक से इतना कैसे बदल सकती है, लेकिन वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोलती है, नहीं ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, और वैसे भी हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि ये ट्राई करो, तुम्हारो पर्सनैलिटी पर काफी सूट करेगा, लेकिन तुम ही ड्रामा कर रही थी और अब देखो खुद ही पसंद आ गया ना ये तुम्हें। ओजस्वी इस बात पर जवाब देती है, दरअसल हर चीज का एक सही वक्त होता है और मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी खूबसूरती का पूरा यूज करना चाहिए अपने लिए, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि लोग यहाँ प्रॉपर्टी पाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं और थोड़ा सा पॉपुलर होने के बाद अपनी औकात दिखाने लगते हैं। मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन हर किसी की अटेंशन जरूर चाहने लगी हूँ, अब तक इन लोगों के दिमाग से यह वहम निकल जाए कि लोग सिर्फ उन्हीं पसंद करते हैं। श्रेया ये बात सुनकर तुरंत समझ जाती है कि ओजस्वी ओमकार की बातें कर रही है और फिर वो ओजस्वी को यकीन दिलाते हुए बोलती है, थोड़ी देर तो मैं जरूर कंफ्यूज थी, लेकिन अब शो हो गई हूँ कि तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। कई बार जरूरी हो जाता है लोगों को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देना, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये करना चाहिए। वैसे भी ज्यादातर खूबसूरत लड़कियां अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके हमेशा अपने लिए अच्छा वक्त, अच्छे दोस्त और आसपास का अच्छा माहौल ढूंढ लेती है। अगर तुम्हारे पास इतनी बेहतरीन खूबसूरती है तो तुम इसका इस्तेमाल क्यों ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ओजस्वी। ओजस्वी श्रेया की यह बात सुनकर मुस्कुराती है और फिर बोलती है, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरे दोस्त मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो। मैं मजबूर हो गई हूँ ये सब करने के लिए, मुझे बस अपने आसपास लोगों की अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। श्रेया इस बात पर दोबारा से बोलती है, और मेरी एक बात लिख कर ले लो, अगर आज कॉलेज में सबकी नज़र तुम्हारे ऊपर ही ना रहे तो मेरा नाम बदल देना। बस ड्रेसिंग के साथ साथ थोड़ा सा मेकअप यूज किया करो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगोगी। फिर बताओ मुझे, क्या आज तुम मेरी बात मानोगी और मेरे हिसाब से तैयार होगी। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखो, तुम्हारा ये सपना एक ही दिन में साकार कर दूंगी मैं। श्रेया की इतना बोलते ही माहिरा भी अपनी आंखें मिचते हुए उठती है और बोलती है, क्या हुआ है, सुबह सुबह तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, मेरे बगैर कब से सोने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम दोनों की बातें मुझे सोने ही। इसके आगे वो एक भी शब्द बोल पाती कि उसकी नजर ओजस्वी के ड्रेस पर पड़ती है। नायरा तुरंत अपनी आंखें बड़ी करके ओजस्वी को देखने लगती है और फिर जल्दी से उठकर बेड से उसके करीब चली जाती है। आरुष का टेम्परेचर चेक करते हुए बोलती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हारी दिमागी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है, ये क्या पहन रखा है तुमने, सच सच बताओ, कहीं तुम उस ओमकार के बारे में सोचते सोचते पागल तो नहीं हो गई हो। ओजस्वी इस बात पर महिला के बाजू पर एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, इतनी ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, मैंने अपनी मर्जी से पहनी है ये ड्रेस, और फिर तुम लोग भी तो यही चाहती थी ना कि मैं ये ड्रेसेस पहना करूं, मैंने सोचा कि नहीं बुराई है, क्या है, बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं ऐसे ही ड्रेसेस पहनूंगी। माहिरा इस बात पर एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, चलो अच्छा है, इन सारे तमाशा का कोई तो फायदा हुआ, आखिर तुम हमारी बात मान लेंगे और यह ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो गई। मेरा यकीन मानो, ऐसी ड्रेसेस तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए ही बनाई जाती है, लेकिन तुम तो ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे ग्रह से आए हो। थोड़ा सा आसपास का माहौल तो देखो, लड़कियां छोटे से छोटा ड्रेस पहनना चाहती हैं जबकि उनके ऊपर कुछ खास भी नहीं लगती, और तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है तुम्हारी, उसके बाद भी भाव खाती हो। इतना बोलने के बाद वो तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद कॉलेज जाने का समय हो जाता है और श्रेया और माहिरा दोनों ओजस्वी को तैयार कराने के बाद खुद जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। श्रेया कपड़े चेंज करते हुए बोलती है, अरे यार आज तो सच में बहुत लेट हो रहा है। माहिरा इस बात पर श्रेया को जवाब देती है, वो सब छोड़ो, सच कहूं तो आज मैं बहुत खुश हूं ओजस्वी का नया रूप देखकर, और वैसे भी हम इतना लेट तो नहीं हो रहा है कि हमारी क्लासेस छूट जाएंगे, क्लासेज तो हमारी वैसे भी काफी लेट होती है, हम तो यहाँ से जाते हैं कैंटीन में कुछ खाने के लिए, कई बार तो लाइब्रेरी भी हो लेते हैं, तब जाकर क्लासेस स्टार्ट होती है, तो इतना परेशान क्यों हो रही हो।
श्रेया इस बात पर बोलती है, बस इसीलिए परेशान हो रही हूँ, इसलिए तुम एक्साइटेड हो, मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर ऐसा कौन बंदा है जिसकी नजर आज ओजस्वी पर नहीं पड़ेगी, जो ओजस्वी को पलट कर नहीं देखना चाहेगा। देख लेना, अगर आज कॉलेज में ओजस्वी के ही चर्चे ना हुए तो मेरा नाम बदल देना। महिरा इस बात पर जवाब देती है, हाँ मुझे पता है, बस कहीं ओमकार दोबारा से उसे परेशान न करे, मुझे बस इसी बात का डर है। ये बात सुनकर दूसरे अभी खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ओमकार आज क्या नया करने वाला है। खैर, खुद को सारी प्रॉब्लम्स के लिए तैयार कर चुकी थी, शायद अब उसे इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि ओमकार क्या करने वाला है आज, और वो बिंदास होकर खुद को आईने में देखी जा रही थी। इधर ओमकार पहले से ही आ चुका होता है और ग्राउंड की सीढ़ियों पर बैठकर ओजस्वी का इंतजार कर रहा होता है। बार बार गेट की तरफ देखने पर लकी बोलता है, भाई बस कर, आज जाएगी, आना होगा तो नहीं आएगी तो और भी अच्छी बात है, तू तो कभी कभी उसे एकदम से सेलिब्रिटी बना देता है, पूरा कॉलेज तेरी राह देखता है और तू उसकी राह देखता है। ओमकार इस बात पर थोड़ा सा इतराते हुए बोलता है, करोगी तो क्या, आदत हो गई है, जब तक उसकी माथे पर शिकन और उसकी आंखों में आंसू ना देख लूं सुकून ही नहीं मिलता मुझे। संजू इस बात पर बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा सुकून लेने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, सुकून लेकर ही चलेंगे, लेकिन तब तक कुछ गाने सुनते हैं। और वो बगल गाना लगाकर रख देता है। अरे के बारे गाने बजने लगते हैं, सब गाने सुनने में बिजी हो जाते हैं। लगभग कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स आ चुके होते हैं। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद अचानक से ओजस्वी और उसके दोस्तों की एंट्री होती है। ओमकार की नजर एक बार ओजस्वी पर जाती है और फिर दोबारा तुरंत वो पलटकर उसे दिखता है। उसकी आंखें तो जैसे फटी की फटी रह जाती है। ओजस्वी आज कमाल की लग रही होती है, वो एकदम से कहर ढा रही होती है, इतनी खूबसूरत हो नहीं सकती है, शायद यह ओमकार ने कभी सोचा ही नहीं था। लकी, संजू, साहिल और आसपास खड़े बाकी भी सारे स्टूडेंट्स बस ओजस्वी को ही घूर कर देखे जा रहे थे। आज वजह से हमेशा से एकदम अलग तक रही थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, खुले बालों में शॉर्ट्स कट और क्रॉप टॉप में फुल मेकअप के साथ हाई हिल्स। कॉलेज में तो जैसे किसी की भी नजर उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। ओजस्वी भी एकदम कंफर्टेबल होकर आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। ओमकार के बगल रखे साउंड में गाना बज रहा होता है, तू इतनी खूबसूरत है तेरा दीदार करने से। और ओमकार ओजस्वी को देखने के बाद उसी गाने की धुन में जैसे खोसा जाता है और हैरान होकर ओजस्वी को देखते हुए उठ खड़ा होता है। लकी ओजस्वी को देखकर बोलता है, भाई ये चल कर रहा है क्या, ये तेरे प्यार का असर है जो इसमें हुआ है। हमेशा से यह मुझे ठीक ठाक लगी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतनी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। कभी भी यकीन मानो, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है इसके ऊपर से, तुम इसके ऊपर जुल्म कैसे ढाओगे, मेरी तो यही नहीं समझ में आ रहा है। ओमकार भी काफी हैरान हूं पर ओजस्वी को देखिए ही जा रहा था, लेकिन फिर वो खुद को थोड़ा सा संभालते हुए अपने दोस्तों को जवाब देता है, तुम लोग भी ना कुछ भी देखकर पिघल जाते हो, ऐसी हजारों लड़कियां देखी है मैंने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसी दिखती है, यह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं इससे नफरत करता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हमें इसी पर काम करना है। संजू अपने दिल पर हाथ रखते हुए आह भरकर बोलता है, आह ओजस्वी, अगर तू मेरे दोस्त की दुश्मन ना होती तो चाहे मेरे ऊपर दुनिया की सारी मुसीबतें क्यों ना आ जाती, लेकिन मैं तुम्हें एक बार प्रपोज जरूर करता, कसम से बला की खूबसूरत है ये जो आज अचानक से सामने निकल कर आई है। पूरे कॉलेज का होश उड़ाने के लिए सनाया और रेनिका तो ऐसे ही टूट जाएंगे इसके सामने। लकी भी संजू की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है भाई, कॉलेज में शायद ही कोई लड़की से टक्कर दे पाएगी। ओमकार इस बात पर घूरकर अपने दोस्तों की तरफ देखता है। मुझे अपनी तरफ देखता देख लकी तुरंत बोलता है, फिर हमें क्या लेना इस लड़की से, ये तो हमारी दुश्मन है, बदकिस्मती से। ओमकार इस बात पर बोलता है, अच्छा एक काम करो, मैं देख कर आता हूँ कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है और यह सब इसने किसके लिए किया है। मुझे लगता है कि यह सब कुछ इसने मेरे लिए किया है, इसे जाकर बताना पड़ेगा कि यह सब करने का कोई फायदा नहीं है। इतना बोलने के बाद ओमकार 4 कदम आगे बढ़ता ही है कि रमन दौड़ते हुए आता है और ओजस्वी को गले से लगा लेता है। ये देखकर तो जैसे ओमकार के अंदर का खून एकदम से उबलने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है और इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है। उसका सारा गुस्सा बस ओजस्वी पर होता है, लेकिन वह अपने गुस्से को एकदम से कंट्रोल करता है और सबसे छुपाते हुए एक गहरी से सांस लेता है और धीरे धीरे ओजस्वी की तरफ बढ़ने लगता है। खैर, क्या होने वाला था अगला इंटरेस्टिंग एपिसोड, ओमकार ओजस्वी की खूबसूरती को देखकर क्या उसकी तरफ होने लगेगा। क्या ओमकार यह महसूस कर पाएगा कि उसका गुस्सा कोई गुस्सा नहीं बल्कि जलन है जो वो अब ओजस्वी को लेकर महसूस करने लगा है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी दिल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, हैंड वेविंग चैप्टर 90 ओमकार गर्ल्स वॉशरूम में। अचानक से इस तरह रमन ने ओजस्वी को गले से लगा लिया था, जो देखकर ओमकार का गुस्सा एकदम से चरम पर आ गया था। वो वहीं खड़ा होकर उसे बार बार इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सीधे बहुत ही तेजी से चलते हुए ओजस्वी और रमन के पास पहुंच जाता है और तुरंत ही रमन और ओजस्वी को एकदम से अलग कर देता है। आसपास के खड़े लोग हैरान होकर ओमकार की तरफ देखने लगते हैं। ओमकार भी एक बार गुस्से से ओजस्वी की तरफ देखता है और फिर रमन की तरफ देखता है। रमन समझ नहीं पाता कि ओमकार करना क्या चाहता है और उसकी प्रॉब्लम क्या है।
और वह गुस्से से उसे देखते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धक्का मारने की, क्या तुम्हें मरना है मेरे हाथों से? ओमकार इस बात पर थोड़ी देर सोचता है और फिर जवाब देता है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने तुम्हें धोखा तो नहीं मारा, मैं बस तुम्हें इससे अलग कर रहा था क्योंकि मुझे इससे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, तो मैं ऐसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ नहीं जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम बीच में भी नहीं आओगे। इस बात पर रमन कुछ भी बोल पाता कि उसके पहले ही ओजस्वी बोलती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात सुन लूंगी या तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ? इस बात पर ओमकार ओजस्वी को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। ओजस्वी भी उसे गुस्से से देखते हुए दोबारा बोलती है, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर है, और वैसे भी कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद से तुम मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मेरे आसपास भी आना चाहिए, कहीं लोग ऐसा ना समझने लगी कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। इतना बोलने के बाद ओजस्वी ओमकार के बगल से निकल जाती है। ओमकार उसे देखता रह जाता है लेकिन वह एक बार भी पलटकर ओमकार की तरफ नहीं दिखती। रमन भी ओमकार को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, वो ओजस्वी को कुछ इस कदर से देख रहा था जैसे वो उसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता कि अचानक से आखिर ओमकार को हुआ क्या। थोड़ी देर बाद वह भी उसे इग्नोर करके आगे की तरफ निकल जाता है। पूरे कॉलेज में बस ओजस्वी के ही चर्चे चल रहे होते हैं। राजवीर अपने क्लासरूम में आराम से बैठा होता है कि तभी एक लड़का दोस्त के बगल आकर बोलता है, आज तूने ओजस्वी को देखा क्या, बला की खूबसूरत लग रही है वो, मेरी तो नजर ही नहीं आ रही थी उससे, कसम से इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी है। इस बात पर वो लड़का थोड़ा सा सोचते हुए जवाब देता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, मैंने तो नहीं देखा, चलो देख कर आते हैं, ऐसी भी क्या खूबसूरत लग रही है वह। इतना बोलने के बाद वो लड़का अपने दोस्त के साथ ओजस्वी को देखने के लिए कैंटीन की तरफ निकल जाता है। राजवीर को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, और वह भी तुरंत अपनी बुक अपने बैग में डालता है और दौड़ते हुए कैंटीन की तरफ ओजस्वी से मिलने को चला जाता है। मुझे सी कैंटीन में आराम से बैठी होती है और उसके आसपास के लोग बस उसे ही देख रहे होते हैं। आसपास की लड़की और लड़कियां भी उसके पास आ रही होती है उससे बात करने के लिए। लड़कियां उसके पास आकर यही पूछ रही होती है कि यह तुमने किस ब्रांड की सैंडल पहन रखी है, ये ड्रेस तुमने कहाँ से ली? माहिरा इस बात पर उन लड़कियों को जवाब देती है, तुम लोग ड्रेस और सैंडल के बारे में ना सोचो ज्यादा, ड्रेस और सैंडल सुंदर नहीं है, लड़की सुंदर है इसलिए जैसे ड्रेस खूबसूरत लग रही है। आसपास के लड़के भी ओजस्वी के पास आ रहे होते हैं उससे मिलने को। सनाया और रेनिका भी कैंटीन में पहुंचते हैं। सनाया ओजस्वी को देखने के बाद बोलती है, वाकई यार ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, तुमने अभी रुको मैं उससे बात करके आती हूँ। इतना बोलकर वो ओजस्वी की तरफ मुस्कुराती हुई बढ़ जाती है। हालांकि रेनिका को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो अपने आसपास खड़ी लड़कियों की तरफ मुंह करके बोलती है, खूबसूरती ही सब कुछ थोड़ी ना होती है, स्टेटस नाम की भी कोई चीज होती है, कुछ भी कर ले औकात तो इसकी दो कौड़ी की ही रहेगी। तभी उनमें से एक लड़की उसे जवाब देती है, बात तो तुम्हारी सही है लेकिन कुछ भी हो आजा, टेंशन तो ओजस्वी को ही मिल रही है, हर कोई बस उसी के बारे में बात कर रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज की वही है, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रेनिका ये बात सुनने के बाद गुस्से से जाकर बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और सनाया ओजस्वी के पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, तुम जितनी मजबूत और खूबसूरत अंदर से हो उतनी ही ज्यादा बाहर से भी हो, आज तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो मैं भी दंग रह गई, तुम्हें पता नहीं है शायद इस कॉलेज में मैं और रेणुका ही ब्यूटीफुल माने जाते थे, लेकिन तुम्हारी आ जाने से मुझे लगता है हमारा नंबर कट गया है। ओजस्वी इस बात पर थोड़ा सा अजीब महसूस करती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो कंफर्टेबल होते हुए बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सच कहूं तो मेरा कोई भी ऐसा मतलब नहीं था कि मैं किसी की जगह लेना चाहती हूं, बस थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत लगी तो मैंने कर दिया। सनाया इस बात पर बोलती है, और तुमने बिल्कुल सही किया। दुनिया भले ही बोलेगी अंदर से खूबसूरत होना जरूरी है, बाहर खूबसूरती का क्या है, 2 दिन बाद गायब हो जाएगी, लेकिन सच तो यही है जो दिखता है वही बिकता है। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझे डर था कि कहीं तुम कॉलेज में छोड़ दो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि मैं जो सोच रही हूँ वह सही हो जाए, खैर तुम लगी रहो, अपना हौसला कमजोर ना होने देना। इतना बोलकर सनाया दूसरी तरफ मुड़ जाती है। ओजस्वी काफी कंफ्यूज होकर उसे देख रही होती है क्योंकि शायद वो उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई थी कि वह क्या कहना चाह रही थी और उसने क्या सोचा है। उसके पास बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, तो इस चक्कर में उसका ध्यान है एक तरफ से ज्यादा देर नहीं रह पाता। ओजस्वी अंदर से तो बुरी तरीके से टूटी हुई थी लेकिन बाहर से खुद को काफी कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही राजवीर कैंटीन में एंट्री लेता है। ओजस्वी सीट पर बैठी हुई होती है और अपने सामने बैठी कुछ लड़कियों से बातें कर रही होती है। राजवीर जब से दिखता है तो देखता ही रह जाता है। धीरे धीरे उसके बाल उड़ रहे होते हैं और उसके चेहरे पर एकदम हल्का मेकअप होता है, होठों पर एकदम हल्की सी लिपस्टिक लगी होती है, लेकिन आज ओजस्वी एकदम अलग लग रही होती है। उसके कपड़े उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे होते हैं। उसे देखकर तो जैसे राजवीर की सांसें ही थम गई थी। ओजस्वी को देखते हुए राजवीर अपनी बगल की एक सीट पर मुस्कुराते हुए बैठ जाता है और अपने चेहरे पर हाथ लगाकर उसे बिना पलके झपकाए देखने लगता है।
इतने में ही ओमकार अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में पहुंचता है। उसके पीछे पीछे रमन भी कैंटीन में पहुंच जाता है। फोन कर जैसे ही कैंटीन में पहुंचता है उसकी नजर राजवीर पर जाती है। राजवीर ओजस्वी को बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था और ओजस्वी अपने दोस्तों से बातें करने में लगी हुई थी। ओजस्वी के आसपास कुछ लड़के भी बैठे हुए थे। ओमकार जैसे ही कैंटीन में आता है आसपास के सभी लोगों से भी देखने लगते हैं, लेकिन ओजस्वी उसे एकदम से इग्नोर करती है और एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती। मुझे श्री के बगल लड़कों को ओमकार बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। जब उन लोगों की नज़र ओमकार पर पड़ती है तो वह लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर बिना देर किए तुरंत ओजस्वी के पास से हट जाते हैं और दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। ओमकार इसके बाद भी राजवीर की तरफ देखता है। अभी भी राजवीर ओजस्वी को ही देखे जा रहा था। अब ओमकार को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करे कि राजवीर उसके ऊपर से नजर हटा ले। रमन ओमकार को परेशान देखता है तो वह भी राजवीर की तरफ देखता है। राजवीर पूरी कैंटीन के स्टूडेंट्स को इग्नोर करके बस ओजस्वी को ही देखी जा रहा था। ये देखकर तो रमन भी सुलग जाता है। राजवीर की नजर ओजस्वी के ऊपर से हटाने के लिए ओमकार और रमन दोनों एक साथ राजवीर के सामने आ खड़े होते हैं, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता होता है कि वो अचानक से राजवीर के सामने क्यों खड़े हो गए। उन दोनों के सामने आ जाने से अचानक राजवीर की नजर ओजस्वी के ऊपर से हट जाती है और उन दोनों की तरफ चली जाती है। उन दोनों को सामने देखकर राजवीर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है और नजर चुराते हुए दूसरी तरफ देखता है। और फिर रमन और ओमकार आपस में एक दूसरे को देखते हैं। उन दोनों को भी समझ नहीं आता कि एक दूसरे से क्या कहें और फिर वो दोनों भी एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो जाते हैं। ओजस्वी एक बार रमन और ओमकार को देती है। रमन को देखने के बाद वो एक स्माइल करती है और ओमकार को देखकर मुंह फेर लेती है। तभी लकी ओमकार के बगल आकर बोलता है, भाई क्या हुआ, अचानक से इधर आके क्यों खड़े हो गए? तुम तो हम लोगों के साथ खड़े थे ना, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है वो जैसी से? क्योंकि आज की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बनी हुई है, तुम नहीं, आज लोगों का ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं आ रहा है, यहाँ तक लड़कियां भी उसे ही देख रही है। इतना बोलकर लगी थोड़ा सा मजे लेते हुए मुस्कुराता है। ओमकार बगल की सीट पर तुरंत जाकर बैठ जाता है और फिर लकी से बोलता है, बकवास करने से अच्छा है कि कुछ ऑर्डर करो, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ओजस्वी नहीं है। रमन भी अभय और रॉकी के साथ बगल की सीट पर जाकर बैठ जाता है और ओजस्वी को ही देख रहा होता है। अभय रमन से बोलता है, यार तेरी तो बहुत अच्छी बनती है ना, उससे एक बार चलकर बात कराओ ना मेरी भी प्लीज। रमन इस बात पर उसे डांटते हुए बोलता है, तुम तो वही हो ना जो उसे बहन जी टाइप बोलते थे और बोलते थे कि वह मेरे लेवल की नहीं है, आज वह तुम्हें बड़ी अच्छी लग रही है, चुपचाप बैठे रहो तुम लोग ना, उसकी अटेंशन भी डिजर्व नहीं करते हो। इस बात पर एकदम से खामोश हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद ओजस्वी की नजर राजवीर पर पड़ती है और वो उसे हाथ दिखाते हुए हेलो करती है। ये देखकर तुरंत अपनी सीट छोड़कर ओजस्वी की तरफ बढ़ता है और उसकी सीट पर आ बैठता है। ये देखकर तो नमन और ओमकार दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। रमन अपने मन में सोचता है, ये जो कुछ भी हो रहा है ना ओमकार, सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। और ओमकार रमन की तरफ गुस्से से देखकर सोच रहे होते हैं, इतने दिन से इतना अच्छा दोस्त बनने का ढोंग कर रहा था, कम से कम उसे अच्छे बुरे लोगों की पहचान तो करवा सकता था। राजवीर जैसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए था उससे, लेकिन नहीं, अगर इस लड़के को कोई काम आता है तो वो मुझसे झगड़ा करना और कुछ नहीं। लेकिन कुछ भी हो, ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी ही देर बाद ओजस्वी अपने दोस्तों से बोलती है कि मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ और वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। ओमकार भी मौका देखकर ओजस्वी का पीछा कर लेता है। ओजस्वी जैसे ही बाथरूम की तरफ पहुंचती है, एक लड़का उसे रास्ते में रुकते हुए एक लेटर देता है और फिर उससे बोलता है कि प्लीज जीपी जल्दी हो सके जवाब देना। ओजस्वी उसका लेटर हाथ में लेती है और फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर उसे देखती है और तुरंत बाथरूम में अंदर चली जाती है। ओमकार ये देखकर अपनी स्पीड और तेज कर लेता है और वह ये देखे बगैर कि यह गर्ल्स बाथरूम है वो उसमें अंदर घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। खैर क्या होने वाला था अगला इंटरेस्टिंग एपिसोड, क्या बातें होने वाली थी ओजस्वी और ओमकार के बीच में, जानने के लिए सुनते रहिए फर्स्ट ईयर हॉस्टल लव लाइफ स्टोरी। दिल तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 8 बजे।